दोस्तों, भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के चक्कर में दुनिया भर में अमेरिका ने अपनी किरकिरी तो करा ही ली है। इसके साथ ही उसने अपना 220 बिलियन डॉलर का बड़ा नुकसान भी करवा लिया। यानी कि अपने देश को छोड़कर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना अमेरिका को बहुत ज्यादा महंगा पड़ चुका है। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले अमेरिका की एक प्राइवेट रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग ने भारत के अडानी ग्रुप पर एक काफी चिंताजनक रिपोर्ट पब्लिश की थी। इसके बाद अडानी ग्रुप के इन्वेस्टर्स के बीच बिल्कुल पैनिक का माहौल बन गया। लेकिन अडानी ग्रुप पर इतने इल्जाम लगाने के दौरान हिंडनबर्ग अपने खुद के देश अमेरिका को देखना भूल गया, जहां पर देखते ही देखते अमेरिका को इस दशक का सबसे बड़ा नुकसान हो चुका है, जिसकी भरपाई और हालात को सामान्य करने में कई महीनों का समय लग सकता है। क्योंकि दोस्तों, अब अमेरिका के इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा बैंक कोलैप्स हो गया है। ऐसे में क्या है पूरी खबर, चलिए अब आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। दरअसल दोस्तों, अमेरिका के सबसे बड़े बैंक में से एक सिलिकॉन वैली बैंक अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। दोस्तों, यह बैंक अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के सांता क्लारा शहर में स्थित था, जिसके पास दिवालिया होने से पहले 200 बिलियन डॉलर से ज्यादा के एसेट मौजूद थे। ऐसे में इतने बड़े बैंक का दिवालिया होना पूरी दुनिया के लिए काफी हैरानी की बात है, क्योंकि जहां एक तरफ चारों तरफ अडानी ग्रुप के बारे में ही चर्चा हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से यह खबर आती है कि अमेरिका के कुछ सबसे बड़े बैंकों में से एक सिलिकॉन वैली बैंक अब दिवालिया हो चुका है। इस खबर ने सिर्फ अमेरिका में ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में भी पैनिक की स्थिति बना दी है, क्योंकि पहले ही यूक्रेन युद्ध की वजह से यूरोपियन देशों की अर्थव्यवस्था काफी खस्ता हालत में थी। ऐसे में अचानक से इतने बड़े अमेरिकी बैंक का गिर जाना अमेरिका समेत कई यूरोपीय देशों के लिए काफी गंभीर विषय है, क्योंकि अगर ऐसी ही 2-3 और घटनाएं होती तो यह पूरे पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर सकता है। लेकिन आज भारत में कई विशेषज्ञ अमेरिका के सिलिकॉन वैली बैंक की इस हालत को देखकर यह सवाल कर रहे हैं कि अगर अमेरिका के इतने बड़े बैंक की हालत इतनी खराब थी तो इसके बारे में कोई खबर सामने क्यों नहीं आई। और ऊपर से हिंडनबर्ग जैसे रिसर्च इंस्टीट्यूट ने भी भारत के अडानी ग्रुप को ही टारगेट करते हुए रिपोर्ट क्यों जारी की और अपने देश की कंपनी पर एक भी बयान क्यों नहीं दिया। वहीं पर आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के सामने आने के बाद अडानी ग्रुप को भी लगभग 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा का नुकसान हुआ था। और रेफरेंस के लिए आप अपने स्क्रीन पर CNBC के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं, जिससे यह बात कंफर्म हो जाती है कि इस अमेरिकी रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप को काफी नुकसान पहुंचाया, जिसके बावजूद आज भी अडानी ग्रुप तो खड़ा है और दिवालिया होने की स्थिति पर नहीं आया। लेकिन इसी के उलट अमेरिका का इतना बड़ा बैंक इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद ही कुछ हफ्तों में धराशायी हो गया, जो अपने आप में ही एक काफी बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या यह रिपोर्ट सिर्फ एक प्रोपेगेंडा थी जो भारतीय अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने के लिए लाई गई थी या नहीं। हालांकि यह रिपोर्ट प्रोपेगेंडा थी या नहीं, इस पर कोई ठोस बयान देना तो संभव नहीं है। लेकिन यह बात जरूर कही जा सकती है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के शुरुआती हफ्तों में अडानी को जितना नुकसान हुआ, अब धीरे धीरे अडानी ग्रुप उसकी भरपाई भी कर रहा है, क्योंकि खबरों के मुताबिक 5 दिनों में लगातार अडानी ग्रुप के स्टॉक ने 45% की मजबूती दिखाई और 2 लाख करोड़ की वैल्यू फिर से हासिल कर ली, जो अपने आप में काफी बड़ी और तगड़ी ग्रोथ है। लेकिन वहीं अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की आर्थिक स्थिति पिछले कुछ समय से लगातार कमजोर होती जा रही है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, UNSC में बदलाव को लेकर भारत हर मंच पर काफी तेजी से बयान दे रहा है और दूसरे देशों के साथ डिप्लोमेटिक स्तर पर बातचीत भी जारी है, ताकि भारत दुनिया भर का समर्थन जुटा सके और संयुक्त राष्ट्र में बड़े बदलाव लाया जाए। लेकिन अब इसी कड़ी में इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की 146वीं मीटिंग के दौरान भारत के लोकसभा स्पीकर ने एक ऐसा बयान दे दिया जो आज पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुका है, क्योंकि उन्होंने यह बयान 140 देशों के प्रतिनिधियों के सामने दिया है और वह भी बहरीन में हो रहे इवेंट से। ऐसे में क्या है पूरी खबर, चलिए अब आपको इस बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताते हैं।
दरअसल दोस्तों, भारत के लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला ने बहरीन के मनामा शहर में हो रहे एक इंटर पार्लियामेंट्री यूनिट की मीटिंग के दौरान संयुक्त राष्ट्र को लेकर एक बयान दिया और यह बात खुलकर कह दी कि यूएन रिफॉर्म्स फिलहाल नीड ऑफ द हॉवर है और इसे हमेशा के लिए रोककर नहीं रखा जा सकता। यानी आगे जाकर कभी ना कभी संयुक्त राष्ट्र में असली रिफॉर्म किया जाएगा, जिसे मौजूदा ताकतवर देश हमेशा तक के लिए रोक कर नहीं रख सकते। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन्होंने यूएनएससी रिफॉर्म्स को भारत के ग्लोबल एजेंडे का हिस्सा भी बता दिया, जिसके तहत भारत संयुक्त राष्ट्र में बदलाव को लेकर पिछले काफी समय से काम कर रहा है। वहीं इन्होंने गंभीरता से इस मसले को उठाने की कोशिश की, जिसमें सटीक, स्थिरता और जरूरी मुद्दों को सुलझाने में यूएन की नाकामी शामिल है, जिससे यह बात साफ तौर पर कही जा सकती है कि संयुक्त राष्ट्र कोई ज्यादा एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और अगर इसमें अभी बदलाव नहीं किए गए तो समय के साथ यूएन का प्रभाव कम ही होता रहेगा, जो इसे ग्लोबल लेवल पर एक कमजोर और निष्क्रिय संगठन के तौर पर स्थापित कर सकता है। इसके साथ अपने बयान में आगे बढ़ते हुए लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला ने 140 देशों को यह भी बताया कि कैसे आज भारत विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में एक है, जिसे दुनिया भर में मदर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से भी जाना जाता है, जिसे आधार बनाते हुए उन्होंने कहा कि आज दुनिया भर में हमें एकता और पारदर्शिता लाने की जरूरत है ताकि जरूरी वैश्विक मुद्दों का सामना एकजुट होकर किया जा सके और ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है जब ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि संयुक्त राष्ट्र में बड़े बदलाव लाए जाए और हर देश को बराबर का प्रतिनिधित्व मिले। साथ ही एकता और डाइवर्सिटी पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारत वसुदेवम कुटुंबकम की संस्कृति जानता है, क्योंकि भारत में कई सारे धर्मों का जन्म हुआ और आजकल हर धर्म के लोग भारत में प्यार के साथ मिलकर रहते हैं, जो इस बात को दर्शाता है कि विभिन्नता होने के बावजूद एकता लाई जा सकती है, जिसे बनाने में भारत के संविधान का एक काफी बड़ा हाथ है, जो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान होने के साथ साथ शांति, स्वतंत्रता और भाईचारे को अपने मूल के तौर पर मानता है, जिसकी वजह से आज भारत में कई धर्म मिलकर एक साथ रह सकते हैं। वहीं अगर बात करें इस इंटर पार्लियामेंट यूनियन की मीटिंग की, तो इस मीटिंग का मेन थीम ही पीसफुल को एग्जिस्टेंस एंड इंक्लूसिव सोसाइटी था, जिसके जरिए सैकड़ों देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकता और शांति लाने जैसे मुद्दों पर बातचीत कर रहे थे। और इसी के दौरान भारत ने संयुक्त राष्ट्र का नाम लिया और ऐसा करके उसने यह बात साफ कर दी कि अगर हमें ग्लोबल लेवल पर शांति चाहिए तो इसमें संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को भुलाया नहीं जा सकता, जिसकी वजह से यूएन रिफॉर्म्स आज सभी देशों के लिए काफी महत्वपूर्ण बन चुका है। वहीं दोस्तों, इसी बीच अब भारत को एक बहुत बड़ी भूमिका भी मिली है कि भारत संयुक्त राष्ट्र में दो बहुत ही बड़े इवेंट को होस्ट करने वाला है, जो राउंड टेबल मीटिंग के जरिए किए जाएंगे। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत द्वारा होस्ट की जाने वाली ये दोनों ही मीटिंग कितनी महत्वपूर्ण होगी और इन्हें सीधे भारतीय परमानेंट मिशन द्वारा संयुक्त राष्ट्र के हेडक्वार्टर में कंडक्ट किया जाएगा। ऐसे में दुनिया भर की नजरें अब फिलहाल भारत की इन दो मीटिंग्स पर टिकी हुई है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।